सही है जी। तो फेरेड लॉ क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ओके, इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ। Explain why eddy currents are induced in the metal disc. हम्म। जब वो जब डिस्क वो कट करेगी फील्ड्स को, तो फिर एक सर्कुलर करंट उसके अंदर इंड्यूस होता है। अच्छा, ऐसा होगा, सही है। और वो बेसिकली इंड्यूस होगा, और वो इंड्यूस चूंकि हर जगह पे फील्ड अलग अलग होगी डिस्क के, क्योंकि यहाँ पे जैसे अब जब ये एंटर करेगा, हम्म। सो एंटर करते हुए कुछ और यहाँ पे फील्ड होगी, यहाँ पे जीरो होगी, सही है। तो उस वजह से जो है ना, हम्म। अलग अलग करंट होगा, राइट। सो ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेट ऑफ कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम थ्रू आउट, तो इस वजह से ये प्रॉब्लमेटिक हो रहा होगा। ओके, समझ लो ना आप? या। अच्छा जनाब, सो हम ये कह सकते हैं the rate of cutting the magnetic field, the rate of cutting the magnetic field is not the same throughout, so eddy current will be generated। ओके, हाँ जी, आगे आ जाओ। Use energy principles to explain why the disk comes to rest after a few oscillations. हम्म, क्या कहती हो? कुछ नहीं कह रही? हम्म। नहीं। हाई हाई। अच्छा, एडी करंट जब जनरेट होगा तो एडी करंट की वजह से क्या होगा? कुछ भी नहीं। देखो, एडी करंट जो है वो हमेशा हीट लॉस करवाता है। ओके, क्लियर हो गया? हम्म। तो इनिशियली जब मेटल डिस्क फ्रीली ऑसिलेट कर रही थी तो कोई मसला नहीं था, सही है। लेकिन जैसे ही जब वो मैग्नेट आपने लगाया और मैग्नेटिक फील्ड ऑन की, तो अब जैसे ही वो एडी करंट जनरेट होगा, तो उसकी वजह से जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी, क्योंकि जो मेटल होगा उसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी, Thermal काइनेटिक, energy। वो पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल, सही है। So वो थर्मल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और लॉस हो जाएगी, समझ लो ना? सो हम ये कह रहे थे भाई, द मैकेनिकल एनर्जी will be converted into thermal energy, राइट। और ये जो थर्मल एनर्जी होगी, ये बेसिकली जो है, अम, अम, अबे यार, सब गायब हो गया। कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी। अच्छा, सो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा आपके पास? ड्यू टू इंड्यूस इंड्यूस एडी करंट which takes out the energy from the system। समझ गए हो? चलो, आ जाओ भाई। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो तुम लोग ने सबने पढ़ा हुआ है ना? भाई इसमें टाइम जाया होगा यार, बेकार क्वेश्चन है, छोड़ो। ये कर लेते हैं, अब्दुल्ला ये करवा दे आज भाई। अब्दुल्ला थोड़ा बहुत आता है ना कुछ? फिर देख लेता हूँ। है? नहीं आ रहे यार। चलो कोई बात नहीं।
A small rectangular coil ABCD contains 140 turns of wire. The sides A, B, and BC of the coil are of lengths 4.5 and 2.8 centimeters respectively. As shown, the coil is held between the poles of a large magnet so that the coil can rotate about an axis through its center. हम्म। The magnet produces a uniform magnetic field of flux density B between its poles. When the current in the coil is 170 milliamperes, the maximum torque produced in the coil is 2.1 into 10 power minus 3. For the coil in the position for a maximum torque state, whether the plane of the coil is parallel to, normal to, or to the direction of the magnetic field. जनाब। फोर्स बड़ी होनी चाहिए तो जनाब। अच्छा, तो बेसिकली अगर तुम बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट सोचो, फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल को सामने रखते हुए, राइट। सो फिल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल जो हम अप्लाई करते हैं वो हम तब अप्लाई करते हैं कि जब हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड और करंट और फोर्स सब परपेंडिकुलर होंगी तो फिर मैक्सिमम होगी। ओके, इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं ना जी भाई? अच्छा, सो अगर हम मान लेते हैं कि भाई दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही होंगी नॉर्थ टू साउथ। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो जा रहा होगा इस तरफ, राइट, क्योंकि कॉइल है तो करंट इसी तरह से जाएगा, राइट। सो एक्सेस ऑफ रोटेशन, ओके, अच्छा एक मिनट। Okay, the magnet produce a uniform magnet. Okay, the current in the coil, the maximum torque produced in the coil is this much current. सही है। तो अब यहाँ पे आपके पास, अब जब इसकी वजह से जो है ना, जब ये यहाँ पे बन रहा है तो फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड। ओके, सो बेसिकली ये जो पैरेलल वाली जो कंडीशन है ना, यानी पैरेलल टू द मैग्नेट है या पैरेलल टू द फील्ड है, सही है, ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर फील्ड फोर्स और करंट तीनों परपेंडिकुलर है तो इसमें मैक्सिमम होगी। और अगर जो आपके पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी कॉइल इस तरह से हो जाएगी लाइक दिस, सही है, तो फिर उस केस के अंदर जो है वो आपके पास मिनिमम फील हो जाएगी। सही हो गया? अगर तो ये आपके पास जो है वो है क्या बोलते हैं अपना जनरेटर है, सही है, तो ये आपके पास जाएगा। अब्दुल्ला समझ रहे हैं ना? नहीं। ओके परफेक्ट, इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, दोबारा से समझते हैं। देखो, आपके पास जो है ना दो केसेस होते हैं, सही है। एक आपके पास होता है जनरेटर, एक आपके पास होता है मोटर। सही है, दो अलग अलग केस है। हमारे पास होता है एक जनरेटर, सही, एक हमारे पास होता है मोटर। सही है। मुझे जरा इसको एक दफा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेने दो। कि इन्होंने क्या केस दिया मेरे पास। A large pole of a large magnet coil. Coil can rotate about an axis towards center. Okay, the magnet will produce a uniform magnetic field of a black density. So when the current in the coil this much, the the maximum torque produced in the coil is this much. Okay, सही है। अच्छा जी, देखिए, अब हमारे पास जो सिंपल सा सबसे पहले जो रूल है, वो रूल हमारे पास ये है कि अगर आपके पास कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, सही है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, सही है, सबसे पहले जो सिंपल से रूल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, सही है, और डायरेक्शन ऑफ करंट परपेंडिकुलर है या डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सही, अगर तो ये वाला केस होता है तो उस केस के अंदर आपको मैक्सिमम फोर्स मिलती है। ओके, और मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क। ओके, इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ में आता है? या सही हो गया। तो हमारे पास सिंपल सी कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट या चार्ज पार्टिकल जो भी मूव कर रहे हैं वो दोनों जब परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स परपेंडिकुलर, फोर्स मैक्सिमम जनरेट होगी। सही है ना? ये हमारे पास बात होगी। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास अगर तो कांस्टेंट करंट आप प्रोवाइड करते जा रहे हो, राइट, तो वो कांस्टेंट करंट हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट, और परपेंडिकुलर फोर्स जनरेट होगी तो वो हमेशा हर हर स्टेट के अंदर वो मैक्सिमम फोर्स जनरेट करेगा। ओके, जहां पे करंट आप प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, करंट इज प्रोवाइडेड। ओके,
प्रोवाइडेड, सही है। सो करंट आप प्रोवाइड करो, सो अब वो किसी भी स्टेट में होगा, करंट जब तक आप प्रोवाइड कर रहे हो बैटरी से, तो उस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जब तक परपेंडिकुलर रहेंगी, फोर्स मैक्सिमम जनरेट होती रहेगी, राइट। इस इफेक्ट को मोटर इफेक्ट कहते हैं, राइट। जनरेटर इफेक्ट जो है ऑन दी अदर हैंड, आप क्या करते हो, आप मोशन, आप रोटेशन उसको देते हो, सही है। जैसे आपने जनरेटर देखा होगा, जनरेटर देखा है कि जिसको मतलब जो गाड़ी का इंजन होता है, जिसको आप जो है ना स्पार्क जो है ना इग्निशन से ऑन कर दो, और फिर वो स्टार्ट हो जाता है, जो आर्मेचर होता है खींच के ऑन करते हैं, मे बी आपने देखा होगा, फिर वो जो है ना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा देखा है कुछ? फिर देखा होगा। देखा हुआ है, सही है। तो अब उसमें बेसिकली आप क्या करते हो, जहां पे आपके पास जो है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कट होती है, वहां पे आपके पास ज्यादा करंट इंड्यूस होता है, वहां पे आपके पास मोटर स्टार्ट होती है, या आपके पास जो सिस्टम है वो स्टार्ट होता है, ओके। तो अब आप रोटेट तो कर रहे हो, राइट। जब आप रोटेट कर रहे हो, तो जहां पे कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के, कॉइल जो है यानी कॉइल के अंदर से जो करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, राइट, वहां पे फोर्स ज्यादा जनरेट होगी। और जहां पे कॉइल के अंदर करंट जीरो होगा, सही है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी, वहां पे फोर्स भी जीरो हो जाएगी, राइट। अब इस केस के अंदर यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द रोटेशनल मोशन, ओके। और पीछे आपको करंट मिल रहा है, जैसे कि टरबाइन्स होते हैं, टरबाइन के अंदर पानी आता है, तो पानी टरबाइन को घुमाता है, सही। जब वो टरबाइन घूमता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, सो यू आर नॉट प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल मोशन थ्रू द वाटरफॉल, और आगे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। तो इसके अंदर भी वही केस है। तो अब जैसे ही इसके अंदर आप जो है इसको मूव करोगे लाइक दिस, सही है। तो जब ये अपनी वर्टिकल स्टेट में आएगा, ये वाली स्टेट में आएगा, जब ये अपनी ये वाली स्टेट में आएगा, तो अब इस स्टेट में क्या होगा, कि इस स्टेट में आते आते जो है वो उसका करंट ऑपोजिट, मतलब रोटेशन आपके पास हो रही है। तो अब इस स्टेट में आते आते जो है वो इस पे फोर्स जीरो हो जाएगी, राइट। क्योंकि आपके पास जो एंगल था, वो आपने एंगल को मैग्नेटिक फील्ड से जीरो कर दिया, सही है। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड फोर्स और जो है ना वो आपके पास करंट जब परपेंडिकुलर नहीं रहे, तो यहाँ पे आपके पास फोर्स जीरो हो जाएगी, राइट। जब फोर्स जीरो होगी तो टॉर्क भी जीरो हो जाएगी, सही है। सो मिनिमम टॉर्क इन दिस पोजिशन एंड मैक्सिमम टॉर्क इन दिस पोजिशन, ओके, क्लियर, समझ रहे हैं? जी। सही है, थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे पता है ऊपर से गया, लेकिन कोई बात नहीं। खैर, आ जाओ आगे चलो। Where the coil in position shown in figure 6.1, calculate the magnitude of force on side AB of the coil. हम्म। अच्छा जी, करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेंथ दे रखी है आपको, क्या फॉर्मूला लगा लोगे? एफ बी इज इक्वल टू बी आई BIL. एल साइन थीटा, परफेक्ट भाई, सही हो गया। अच्छा जनाब, चलो। सो एफ बी, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है क्या? टर्न्स दी हुई है, इससे काम होता हुआ लग नहीं रहा मुझे वैसे ना। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, इन्होंने हमें वो दी हुई है, क्या बोलते हैं हमें, मोमेंट दिया हुआ है, सही है, टॉर्क दिया हुआ है, और हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगर हम मोमेंट का फॉर्मूला लगा के करें तो क्या बोलते हो जाएगा उससे? क्योंकि इससे तो नहीं होता, वो लग तो रहा इससे फोर्स आ जाएगी। है ना, फोर्स आ जाएगी, परफेक्ट, सही हो गया। तो इसके इसके बजाय हम ये कर लेते हैं। सो टॉर्क हमारे पास आ गया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। सो टॉर्क हमारे पास है 2.1 एक्सपोनेंट -3, सही है, फोर्स हमें निकालनी है। अच्छा भाई, मुझे डिस्टेंस बता सकते हो कि कौन सा वाला डिस्टेंस मैंने लेना है? 4.5, 2.8, कौन सा वाला? 4.5 4.5, क्या रीजन? परपेंडिकुलर है। हम्म, अच्छा। अगर हम, आपके पास जो है ये एक्सेस है, ये पिवट है, सही, आपके पास ये पिवट आ रहा है, सही है, और ये आपके पास फोर्स लग रही है, सही है। यानी फोर्स बेसिकली इस पूरी लाइन पे लग रही है लाइक दिस, ओके, इस पूरी लाइन पे लग रही है लाइक दिस, सही है। तो इस लाइन पे, जिस लाइन पे फोर्स लग रही है, उस लाइन से तो ये डिस्टेंस पैरेलल आ रहा है, नहीं, इस लाइन से तो ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर आ रहा है, क्या बोलते हो? जी। है ना? तो तो 2.8 वाला देंगे।
ओके परफेक्ट, ले लेते हैं। चलो, 2.8 एक्सपोनेंट नेगेटिव, 2.8 एक्सपोनेंट -2। अच्छा, एक और सवाल आपके जहन में आ सकता है कि यार, हम तो पिवट से लेकर मैक्सिमम पॉइंट लेते हैं ना, तो ये तो 2.8 तो बी सी पूरा डिस्टेंस दे रखे हैं, तो हम इसको डिवाइड बाय 2 क्यों नहीं कर रहे? मे बी शायद आपके जहन में आ रहा हो मोमेंट, अगर आपको याद हो। तो बेसिकली यहाँ पे जो मोमेंट दिया हुआ है, ये बेसिकली टॉर्क ऑफ द कपिल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, समझ लो। कि आपको जो है ये वाली फोर्स जो है वो यूं घुमा रही होगी, ये वाली फोर्स भी तो होगी ना, यूं घुमाएगी। तो आपको पता है कि वन ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स आप लेते हो, राइट? तो इस वजह से हम डिवाइड बाय 2 इसको नहीं करने वाले हैं, ओके? समझ रहे हैं अब्दुल्ला, नहीं समझ रहे? जी सर, समझ आ रही है। आ रही है ना? चलो, बेहतरीन। निकाल दो प्लीज, फिर कितनी आ रही है फोर्स? 0.075। ओके, सो यू वर सेइंग 0.075, परफेक्ट, आगे आ जाओ। साइड बी सी ऑफ द कॉइल। बी सी ऑफ द कॉइल। हम्म। अच्छा जी, बी सी ये वाली है। क्या यहाँ पे कोई फोर्स लग रही होगी? ये तो एक्सिस है, सही है, मैग्नेटिक फोर्स तो कोई आएगी नहीं, राइट? क्योंकि एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती है, राइट? तो और इसके अलावा कोई और चीज आपके पास लगेगी नहीं, तो जीरो फोर्स स्ट्रेट अवे। समझ गया? जो जी। करंट की वजह से जो फोर्स लगेगी वो सिर्फ इस पोर्शन में लगेगी और इस पोर्शन में लगेगी, ओके? चलो, आगे चलिए। Use your answer to B1 to show that the magnetic flux density B between the poles of the magnet is 70 millitesla. हम्म। अब इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए अब आप वो लगा दोगे, है ना? BIL जी। BIL, सही है। साइन थीटा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि भाई वो परपेंडिकुलर ही आ रही है, सही है। सो फोर्स हमने निकाली है 0.075 डिवाइडेड बाय आई, द करंट वाज 770 मिली एम्पियर एक्सपोनेंट -3। लेंथ हमने लेनी है 4.5 वाली, अब समझ रहे हैं ना? ये इसमें हम 4.5 लेंगे क्योंकि इसका जो करंट गुजर रहा है उसकी वजह से इसके अंदर फोर्स जनरेट हो रही है, गेटिंग? BIL, सही, निकाल दो कितनी आती है। 13.8 आ रही है। नहीं, 13.8। 13 पॉइंट, 13 पॉइंट कैसे पे? करंट नीचे कितना लिखा आपने? 170, एक मिनट लेट मी चेक, हाँ 170 मिली एम्पियर। जी भाई, कहाँ गया? इतना टाइम कैसे लगा रहा भाई? 9.8 आ रहा है मेरे पास। 9.8 आए। फोर्स हमने सही ली हुई है, हाँ फोर्स हमने सही ली हुई है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये भी सही लिया हुआ है। ओहो, देखो ना, हमारे पास ही तो हमने एक कॉइल के लिए किया है, वी हैव 40 नंबर ऑफ टर्न्स, ओके? तो हम इसको डिवाइड बाय 40 कर दो, वो डिवाइड बाय 140, सही है? क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड है एक वायर की, सही है? कितना आ रहा है? यार 300 कुछ आ रहा है अब। मैं ऐसा मत बोल यार। अच्छा, आपने किया 0.07 डिवाइड बाय 140 इंटू 170 एक्सपोनेंट -3 इंटू फिर फोर आगे पॉइंट फाइव आंसर 70 मिली टेस्ला आ रहा है। हाँ, क्या क्या तगड़म नाप रहे थे, क्या वो इशारे कर रहे थे? नहीं सर, मैंने सारा फिर से किया। ओके फाइन।
इंडक्शन का लॉ तुम्हें आता है। और ये लास्ट पार्ट कर लो इसका प्लीज। The current in the coil A switched off and the coil is positioned as shown. The coil is then turned through an angle of 90 degrees in a time of 0.14 seconds. Calculate the average EMF induced in the coil. ईएमएफ का फॉर्मूला तो आपके पास यही होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू बैंड टाइम। बैंड टाइम सही है। अच्छा जी। सो अब यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास 70 मिली टेस्ला आ रही है, सही है। तुम साइन थीटा भी लगा दो क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तुम्हें दे रखा है, सही, साइन 91 हो जाएगा, सही है। और तो 70 आ गया, एक्सपोनेंट -3 लगा दिया, सही है। एरिया तुम क्या ले लोगे, कॉइल का एरिया ले लो, ऑब्वियस सी बात है, 4.5 इंटू 2.8 कर लोगे, सही है, स्ट्रेट अवे तुम्हारे पास कॉइल का एरिया आ जाएगा, राइट, सही है। सो तुम्हारे पास हो जाएगा 4.5 एक्सपोनेंट -2 इंटू 2.8 एक्सपोनेंट -2, सही हो गया, ये आ गया तुम्हारे पास। अच्छा, उसके बाद तुम्हारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है वो 140। अबे यार का मसला हो गया यार इसको। ओके ओके ओके, फाइन फाइन। यार ये तो मजाक कर रहा है यार, ऐसे नहीं चलेगा काम। आ गया आ गया, सही है। सो 140 नंबर ऑफ टर्न्स आ गई, सही है। 140 नंबर ऑफ टर्न्स, साइन थीटा साइन 91 हो जाएगा, एंड टाइम जो है वो 0.14 लग रहा है, चलो निकाल दो कितना बना। जनाब हाउ मच? There are 8.8 into 10 power minus 5. ओके, 8.8 एक्सपोनेंट -5, फाइन, -5। अच्छा एक मिनट, इसका आंसर चेक करने दो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 8, दे आर गेटिंग 88 मिली वोल्ट। तो इसका मतलब हुआ तुमने शायद कन्वर्जन में एक जीरो कम लगाया हुआ है या ज्यादा लगाया हुआ है। तुम्हारे पास कैलकुलेटर में क्या दिया था, 8.8 मिली वोल्ट डायरेक्ट दे रहा है, यानी 8.8 एक्सपोनेंट -3 दे रहा है, या तुमने आगे पीछे किया कुछ? फिर -3 दे रहा था, 5 देख लिया मैंने। मतलब वो फिर नहीं ना, वो फिर 88 बन जाएगा ना, समझ रहे हो? मतलब 8.8 एक्सपोनेंट -5 दे रहा है, ऐसा बोल रहे हो? जी। ओके। सो वो फिर आपके पास बनेगा 88 मिली, नहीं, माइक्रो वोल्ट बन जाएगा वो तो फिर। ये तुमने दोनों एक्सपोनेंट लगाए सही। तुम्हारे पास जो है 70 एक्सपोनेंट -3 इंटू 4.5 एक्सपोनेंट -2 इंटू 2.8 एक्सपोनेंट -2 इंटू 140 इंटू 140, सही है। और फिर आंसर डिवाइड बाय 0.14, और हाँ सही आ रहा है, 88 मिली वोल्ट आ रहा है, क्या कर रहे हैं बे? कैलकुलेटर भूल गए हो चलाना। बढ़िया आ रहा है यार, 88 मिली वोल्ट आ रहा है, समझ गया ना भाई? चलो आ जाओ। ये हम कल कर चुके हैं। इब्राहिम जरा, ये किया था हमने। हाँ ये निकाल, ये करवा दो प्लीज, इब्राहिम। Define the Tesla. हम्म
एलॉन मस्क लिख के नहीं आना। अच्छा जी, क्या कहोगे? मेरे को हेल्प करानी पड़ेगी भाई। Sir, Tesla is the force per unit. Um, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट करंट। हाँ जी हाँ जी। सही है। तो मैं बस बेसिकली एफ बी इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा करना है। सही है, और साइन 90। सही है। सो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी when a force of um when a force of 1 Newton is experienced by long current carrying wire having a per unit length when 1 ampere of current flow through it। ओके, चलो। A long solenoid has an area of cross section 28 centimeters cube as shown. वो स्क्वायर है, एरिया क्यूब में हो सकता है क्या? अच्छा, आ गया। अबे चलना, आगे कहाँ है? A coil C consisting of 160 turns of insulated wire is wound tightly around the center of the solenoid. The magnetic flux density B at the center of the solenoid is given by expression um, B equals to mu naught Ni, where I is the current in the solenoid, N is a constant equal to 1.5 times 10 raised to negative 3, and mu naught is the permeability of free space. Calculate for a current of 3.5 ampere the magnetic flux density at center of the solenoid. हम्म। अच्छा भाई, परमिएबिलिटी का पता है क्या होती है? The ability of the material to pass पास। the magnetic field. बढ़िया, बेहतरीन हो गया, ऑसम। सही है, उसकी वैल्यू ये होती है, पेपर में दे रखी होती है। सही है। नाउ स्ट्रेट हमें वैल्यूज पुट करनी है, निकल आएगा। म्यू नॉट 4 पाई एक्सपोनेंट -7। ओके। एंड वी हैव एन इज 1.5 एक्सपोनेंट 3, एंड आई इज हाउ मच? इज 3.5 एम्पियर। ओके। एंड चूंकि तुम्हारे पास 160 नंबर ऑफ टर्न है, तो मल्टीप्लाई करो। सही है। अच्छा, लिंकेज बोले या मैग्नेटिक फ्लो एट द, नहीं नहीं, फिर जरूरत नहीं है। एक मिनट, आगे बोले, हाँ बोल दिया। सही है, चलो ये बस ये कर लो। सर मेरी दूसरी क्लास शुरू हो गई है, वो टीचर ज्वाइन करने को बोल रहे हैं। ओके ओके। आप इसकी वीडियो अपलोड करेंगे? हाँ हाँ, करूँगा, बिल्कुल करूँगा। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाफिज। हाँ जी, कितना आ रहा है भाई इब्राहिम? कैलकुलेटर लेके बैठो। सर नहीं, मेरे पास नहीं है अभी। अरे यार, बगैर औजार के तुम कैसे जो है वो दुश्मनों को मारोगे? हैं भाई? कैसे गेम जीतोगे? कैसे तुम्हारा लेवल अप होगा? सर वो अब्दुल्ला वगैरह के पास से उनसे करवा लीजिए। हम्म। हमें गुस्से हो जाएगा। सर इसका आंसर 6.59 इंटू 10 पावर -3 है। अरे यार, क्या बात है, लव यू हो गया ये तो। 2.1 एक्सपोनेंट -3, ऐसा मेरे पास ये आ रहा है, मैंने भी कैलकुलेट किया। सर मेरे पास 6.59 आ रहा अच्छा, सही है सही है। है। 6.59, 6.6 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट हाउ मच? -3। -3। चलो आगे आ जाओ।
फ्लक्स and लिंकेज। the flux linkage in coil C. फ्लक्स लिंकेज हमारे पास होता था बी ए साइन थीटा साइन नॉर्मल 90 डिग्री है, सही है। सो बी हमने निकाल लिया, फ्लक्स डेंसिटी और एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सही है। सो उसने कहा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया 28 दिया हुआ है भाई, क्या करेंगे। फ्लक्स डेंसिटी हमने निकाला 6.6 एक्सपोनेंट -3, ओके। एरिया के लिए भाई क्या करोगे, 28 एक्सपोनेंट -4, ओके। एंड वी हैव 160 ऑफ दैट मैनी कॉइल्स, ओके। तो निकाल दो प्लीज। 2.95 into 10 power minus 3. 2.95 3.0 कर लेते हैं, एक्सपोनेंट -3, सही है, चलो। फेरेडे लॉ स्किप कराओ, ये सेकंड पार्ट आ जाओ। State the Faraday's law of magnetic electromagnetic induction. हम्म। अबे छोड़ना, स्किप कराना उसको, ये पार्ट भी आ जाए ना, सेकंड पार्ट। The current in the solenoid in B is reversed in their direction in a time of 0.8 seconds. Calculate the average EMF induced in coil C. हम्म। सो EMF induce, EMF induce is equals to बैट डन, सही है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, सही है। अच्छा जनाब, सो अब यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ये पूरा आप निकाल चुके हो ऊपर, राइट। ये आ रहा है 3.0 एक्सपोनेंट -3, 3.0 एक्सपोनेंट -3, सही है। डिवाइडेड बाय आपके पास है 0.8 सेकेंड आ रहे हैं, सही है। तो जरा इसको कर दो, कितना आता है। यार ये गायब क्यों हो रहा है। एक्सपोनेंट -3 डिवाइड बाय 0.8। 3.75 into 10 power minus 3 आ रहा. 3.75 एक्सपोनेंट -3। सही है जनाब, 3.75 एक्सपोनेंट -3, सही है। अच्छा जनाब, अब इन्होंने आपको बोला कि द करंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड इन डायरेक्शन इन अ टाइम ऑफ 0.80, सही है। कैलकुलेट द एवरेज ईएमएफ, ओके। सो एक साइकिल के अंदर जो हमारे पास करंट वो हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, वो 2 दफ़ा होगा, सही है। और अगर हम, नहीं बल्कि सही है, सही है, चलो ये स्किप कराओ, ये सब कल कर चुके हैं। ये कितने पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2013 तक ही पहुंचे, थोड़ा सा आगे की करते हैं। ये हमने कल किया है, ये कर लो आज, ये करा दे, अगले ये करा दो प्लीज। A coil of insulated wire is wound on a copper core as illustrated. An alternating current is passed through the coil. The heating effect of the current in the coil is negligible. हम्म। Explain why the temperature of the core rises. जनाब, आपको क्या पता है कि टेम्परेचर क्यों राइज होता है, कोर कब हीट अप होती है, कि जब आपके पास कौन सा करंट आ जाए, याद है, भूल गया। Alternating. अबे एडी करंट। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आपके पास जो है अब जैसे आपने कॉइल ऑफ वायर को जो है वो किया हुआ है, वोन किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर के अंदर, सही है। उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे कम होती रहेगी, राइट। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द कॉपर कोर, ओके। तो उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, देयर विल बी एन एडी करंट जनरेट, जो कि गोल 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 चल रहा होगा, सही है।
और उसको जो है वो आपने लिखना होगा, सही है। और वो जो एडी करंट होता है वो बेसिकली आपके ना सिस्टम को हीटअप करा रहा होता है, ओके। अच्छा जनाब। चलो, सो हम ये कह रहे हैं भाई, नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड causes the, अच्छा एक मिनट, सॉरी, इसको ना इस तरह से करके लिख। सबसे पहले तो आप ऑल्टरनेटिंग करंट causes um, the current to induce इन द कोर, पहली चीज हो गई, सही, इन द कोर पहली चीज हो गई, सही है। अब उसके बाद जो है द द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू induce due to alternating current is not uniform throughout, that causes the eddy current, okay, which heats up the core, okay। सो जहाँ पे भी हीटिंग आएगी वहाँ पे एडी करंट आएगा, और जहाँ पे एडी करंट के लिए आपको पूरी एक कंप्लीट वो चाहिए होती है, यानी आपके पास जो है पूरी कंप्लीट सरफेस होनी चाहिए, और उसके अंदर जो है ना इंडक्शन की वजह से आपके पास एडी करंट जनरेट हो जाता है, ओके। चलिए आगे आ जाइए अब्दुल्ला। The two hollow tubes of equal length hang vertically as shown. One tube is made of plastic and the other aluminium. Two small similar bar magnets A and B are held above the tubes and then released simultaneously. The magnets do not touch the sides of the tubes. Explain why explain why magnet B takes much longer than magnet A to fall through the hollow tube. हम्म, आपके जहन में कोई आइडिया? फिर एल्यूमिनियम मैग्नेटिक मटेरियल है तो वो उसे चिपक चिपक के जाएगा नीचे ऐसा ऐसा करके। अबे ओए ओए, चिपक के नहीं जाएगा, गलत गलत बातें मत करो, हाँ। अच्छा, बेसिकली जो एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है। देखो, मैग्नेट अलग होता है, मैग्नेटिक मटेरियल अलग होता है, ओके। तो अगर तो हम हाँ चल, अब जब एल्यूमिनियम जैसे ही इसके अंदर मैग्नेट एंटर होगा ना, तो एल्यूमिनियम के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, ओके। क्योंकि जो कि एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अंदर होगी तो ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड कट होगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट, एडी करंट इंड्यूस हो जाएगा एल्यूमिनियम के अंदर, सही, कॉइल के अंदर। तो अब जो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, वो बेसिकली जो है वो सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि कुछ ना कुछ जो है वो एडी करंट की वजह से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगी, राइट। तो आपके पास जो है लेस एनर्जी बचेगी फॉलिंग के लिए, तो इस वजह से आपके पास जो है वो मतलब जो है कम स्पीड से वो नीचे आएगा, इस वजह से अब आपको जो है टाइम लगाएगा, ओके। या आप इसको जो है वो इंडक्शन की कॉन्सेप्ट में देखो, तो बेसिकली यहाँ पे जैसे ही वो एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, सो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, दैट इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, सही है। तो उसकी वजह से जो है वो बहुत टाइम लगाएगा, समझ रहा भाई? यस अब्दुल्ला। जी। अच्छा जी, चलो कहानी लिख लेते हैं। सो हमने कहा कि भाई, when the magnet enter in the aluminum, the EMF, अच्छा जी, the magnetic field
is cut by aluminum and EMF induced in the wire, in the sorry, and EMF induced in the tube and induce eddy current. Eddy current causes the induced eddy current causes a gravitational potential energy या mechanical energy to be converted into heat. सही हो गया। तो अब उसकी वजह से क्या होगा, so it will take longer to fall। सही हो गया, चलो मेरे ख्याल से बस करते हैं, क्या बोलते हो? ये एक क्वेश्चन और कर लें। चलो बस करते बस हैं मेरे ख्याल। चलते। बस करते हैं मेरे ख्याल से, सही है। बेटा अब मैं इसका ना टेस्ट लेने लगा हूँ, तो इसको ना इंसान के बच्चों की तरह मैग्नेटिज्म और इंडक्शन तमीज से कर लो। सही है। क्या ले और लीजिए आप फिर। क्या? ले लीजिए आप। हाँ लेकिन बेटा मुश्किल टेस्ट होने वाला है, हाँ। और बात इसको नहीं। जो है, इसको जरा तो थोड़ा पक्का करो। और अब्दुल्ला तुम्हारा पिछला वाला टेस्ट बहुत बेकार गया है, हाँ। तो इसको जरा पक्का करो और इसका जरा टेस्ट दो। सही है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह टेस्ट लेते हैं और फिर साथ में जो है वो आगे फिर कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हो ना? चलो ओके बस। सर। ओके। चले। ओके, टेक केयर अच्छा गाइस। सर, वो बोलो बोलो। कौन से चैप्टर्स आने हैं, ये वाला और पिछला? पिछला वाला। इंट्रोडक्शन। हाँ सही जी, हो वो गया। मैग्नेटिक फील्ड वाला, सही, दो चीजें। सही हो गया। ठीक है सर, चलो ओके। जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। हाफिज। ऑप्शन हाफिज।